हाय, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्टिया रेसिमोसा। मेंटल जनरल्स पे चलें तो परपुरियल मेनिया थिंक शी इज़ गोइंग क्रेजी ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ। परपुरियल मेनिया में क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो गई, उसके बाद से जो एक्चुअल में अगर हमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मदर में देखने को मिल रहे हैं जिसमें वो अपने आप को मारना चाह रही है, अपने बेबी को मारना चाह रही है, तो वो परपुरियल मेनिया में आता है, जो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है और बहुत जगह लोगों में देखने को मिलता है। ये थिंक शी इज गोइंग क्रेजी, तो उसको लगता है वो पागल हो रही है, तो इसको परपुरल मेनिया कहते हैं। मेनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया, तो अगर उसको न्यूरैल्जिया है किसी भी तरह का, उसको अगर मतलब नर्व के अलॉन्ग दर्द हो रहा है, तो जब भी उसके मेंटल सिम्टम्स आएंगे या फिर तुम कह सकते हो साइकाइट्रिक सिम्टम्स आएंगे, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। और ये एक ऑल्टरनेशन देखने को हमें एक्टिव रेसिमोसा में मिलती है कि यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ चलता है। अगर मेरे पास साइकाट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो न्यूरोलॉजिक सिम्टम गायब हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो साइकाट्रिक सिम्टम गायब हो जाएंगे। तो ये एक ऑल्टरनेशन चलता है जो थीम ऑफ एक्टिव रेसिमोसा भी है। Sensation as if a heavy black cloud settled all over her, enveloped her head so that it is all darkness and confusion. अब मेनिया है तो कुछ ऐसे सिम्टम भी बताएगी जो वही समझ सकती है, या फिर जो नॉर्मल लोग के लिए बहुत ख़राब, या फिर नॉर्मल लोग के लिए बहुत ही अजीब लगेगा। जैसे कोई बहुत काला बादल मेरे सर के ऊपर है और जो मुझे ढक चुका है एज एन एनवलप, मेरे पूरे हेड पे ढक चुका है और मेरे सर के ऊपर ही वो सेटल हो चुका है, और इसकी वजह से डार्कनेस और कन्फ्यूजन मुझे बहुत होती है। तो ये एक मेंटल सिम्टम है जिसको ये एक्टिव रेस्पॉन्स से मिलता है। अब इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, अगर जैसे मैं चेयर बैठा हूँ, मैं कहूँ अरे मेरे नीचे एक चूहा है, तो ये एक इल्यूजन है, चूहा है नहीं, इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। तो ये एक एक्टिव रेस्पॉन्स का मेंटल सिम्टम है। अब आइज़ में आए तो इसमें सीलरी न्यूरैल्जिया है। सीलरी न्यूरैल्जिया मतलब आइज़ के नर्व्स में अगर हमें कोई पेन या इरिटेशन है तो वो सीलरी न्यूरैल्जिया की तरफ बताता है, जिसमें एकिंग, शार्प, डार्टिंग, शूटिंग पेन्स इन ग्लोब्स, ग्लोब्स मतलब आई बॉल, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेटरी दर्द हमें हो रहा है तो इसी वजह से वो डार्टिंग शूटिंग पेन है। एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, वर्टिक्स, ऑक्सीपुट एंड ऑर्बिट। एग्रावेशन फ्रॉम गोइंग अपस्टेयर्स, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे टेम्पल, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट, आई बॉल, ऑर्बिट, यहाँ हर जगह दर्द हो रहा है अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो। और वहीं पे एम्युलेटिंग फैक्टर क्या होगा, इफ़ आई लाई डाउन, एम्युलेशन फ्रॉम लाइंग डाउन, लाई डाउन करने से उसको एम्युलेट हो रही है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम में देखें तो हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज, हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। अब इसमें ये क्यों बोला है कि हार्ट ट्रबल्स आर एज अ रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज, मतलब कोई पैथोलॉजी ओवरीज में है, यूट्रस में है, जिसकी वजह से हमें हार्ट के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हमें डिस्मेनोरिया के टाइम पे पैल्पिटेशन देखने को मिल रहा है तो हाँ, ये माना जा सकता है कि देखो वहाँ पे दिक्कत थी, हार्ट में दिक्कत आ रही है। अगर इसका प्राइम एग्जांपल समझें तो मेनोपॉज के टाइम पे देखो, मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लशेस, पैल्पिटेशन बहुत ही कॉमन सिम्टम होते हैं, बहुत लोगों को देखने को मिलता है, और उसके बाद से हार्ट अटैक के चांसेस हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन की जो प्रोटेक्टिव नेचर होता है वो कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ, हार्ट सिम्टम्स का रिफ्लेक्स जो आ रहा है वो ओवरीज और यूट्रस के बाद से आना शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे आप एक देख सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। और हार्ट एक्शन सीजे सडनली, उसको लग रहा है कि इसका हार्ट रुक गया है, पैल्पिटेशन वो है, पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, अब थोड़े से भी दिक्कत से उसको हो रहा है। पहली बात, मेंटल सिम्टम्स इसमें बहुत हाई है, तो अगर इसको लाइंग डाउन में आराम मिल रहा है तो अगर वहाँ पे थोड़ा भी मोशन करेगी तो इसको लगता है अरे मेरा वो पैल्पिटेशन हो रहा है मुझे, वो वाली बात आती है। और इम्पेंडिंग सफोकेशन, इम्पेंडिंग सफोकेशन क्यों हो रही है, जैसे अगर मान लो एयर हंगर हुई, मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस चाहिए मुझे, तो एयर हंगर की वजह से एंग्शियस बनती है, तो एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी तो इसकी बात से इसको वेजोवेगल सिंकोपी भी हो सकती है, जिस वजह से इम्पेंडिंग सफोकेशन है इसको। अब फीमेल सिम्टम्स पे अगर आ के देखेंगे तो मेंसेस जो है वो इरेगुलर है और एग्जॉस्टिंग है, मतलब अगर 1 से लेकर 28 डेज की साइकिल है तो वो इरेगुलर है, साइकिल कोई 28 डेज की नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है बहुत कम भी हो सकती है, और एग्जॉस्टिंग है। जब भी मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, बहुत लोग होते हैं जो काम अपना कर लेते हैं, पर बहुत लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में एडमिट होना पड़ जाता है दर्द की वजह से, या फिर बहुत एग्जॉस्टिंग, इनको दिन भर लेटे रहने का मन करता है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करके ये समझना चाहिए कि वहाँ पे उनको ये एक्चुअल में दिक्कत है। डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशंस, इमोशन बहुत ज़्यादा इसमें फ्रेजाइल है, तो उसकी वजह से अगर मेंसेस डिले हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है।
और कौन कौन रीज़न हो सकते हैं एज अ कॉजेशन फॉर डिले ऑफ मेंसेस? वो है कोल्ड, अगर ठंड लग रही है तो इसका डिले हो जाएगा। फीवर आया विथ कोरिया, हिस्टीरिया और मेनिया। कोरिया क्या होता है? कोरिया एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जिसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सीएनएस के डिसऑर्डर का होता है। कोरिया के टाइम पे भी अगर हो रहा है तो उसकी वजह से इसको मेंस्ट्रुएशन दिक्कत बढ़ जा रही है। और हिस्टीरिया और मेनिया एक साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है, जिसमें मेनिया में मतलब एक्सेसिव, मतलब उसका जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है, उस वजह से उसको मेनिया, हिस्टीरिया यानी साइकाइट्रिक, और कोरिया यानी न्यूरोलॉजिकल, दोनों की वजह से अगर मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ हम एक्टिव एसिमोसा सोच सकते हैं। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, अब ये एक और विशियस साइकिल है। पहली बात, कॉजेशन भी उसको उससे हो रही है। दूसरी बात, अगर उसका मेंटल फैकल्टीज़ अच्छे से नहीं है, मेंटल इमोशंस बहुत हाई हैं, वो मेंसेस के टाइम को और ख़राब कर देंगे, और इस वजह से ये एक विशियस साइकिल बनती है। अब इसमें अगर देखें तो ये साइड में अगर देखें तो ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, क्योंकि इसमें सीवियर लेफ्ट साइडेड इन्फ्लेमेटरी पेन्स हमें देखने को मिलते हैं। यूसिलागो में भी सेम लेफ्ट साइडेड होता है। अब यहाँ पे सिम्टम जो नेक्स्ट आता है वो है शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स। अगर न्यूरैल्जिया है, नर्व की कोई दिक्कत है, तो वो कैसे सिम्टम निकालेगा? शार्प इलेक्ट्रिक लाइक निकालेगा, झिंझनी जैसा जो होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स अगर शार्प हो रहे हैं, शार्प पेन्स हो रहे हैं, तो वो एक हमें बता रहा है कि हाँ, यहाँ कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है, और ये पेन भी नर्व से रिलेटेड हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कुछ भी समझ के। अब सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन, इसका यहाँ पे देखो सिंपल सा एक और बात है कि ओवरीज और यूट्रस में कोई दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से हमें न्यूरैल्जिया हो रहा है, तो इस वजह से वो वहाँ से देखने को मिल रहा है। अब एक फ्रॉम इन यूट्राइन रीजन, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, अगर डार्टिंग पेन साइड से साइड हो रहा है, जैसे लेफ्ट ओवरी से राइट ओवरी, राइट ओवरी से लेफ्ट ओवरी हो रहा है, तो वो एक मान सकते हैं कि एक साइड टू साइड इसको पेन हो रही है, और वो हमारे यहाँ पे बताता है कि पेन किस तरह से है। अब प्रेगनेंसी में देखें तो आया नोजिया, स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन। असली में लेबर नहीं हिट किया था, इसको पेन ऐसा हुआ कि लेबर में चली गई हूँ मैं, बट वो नहीं था। शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, अबॉर्शन एट थर्ड मंथ। अब थर्ड मंथ में अबॉर्शन बहुत लोग को हो जाता है, तो वहाँ पे एक्टिव एसिमोसा सोचा जा सकता है, ताकि हम फीटस को प्रोटेक्ट कर सकें। अब लेबर, ड्यूरिंग लेबर, शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, कन्वर्जन फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ऑस, पेन सीवियर, स्पाज्मोटिक, टीडियस, एग्रेवेटेड बाय लीस्ट नॉइज। अब अगर यहाँ पे देखें कि लेबर के टाइम पे शिवरिंग हुई पहले, और उसके बाद कन्वर्जन्स आ गए, तो कौन सी बीमारी है जो इससे बहुत करस्पॉन्डिंग है? वो है इक्लैम्सिया। बीपी शूट कर गया और कन्वर्जन आना शुरू हो गए, तो इक्लैम्सिया से हम एक्टिव एसिमोसा को समझ सकते हैं। आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइंस, सिंपल सी बात है, यूट्रस और ओवरीज इन्वॉल्व है, अगर पेन हो रहा है तो वहाँ पे दर्द होगा ही, तो ग्रोइंस में पेन है। When given during last month of pregnancy, shortens labor if symptoms correspond। तो अगर सिम्टम्स हमें एक्टिव एसिमोसा के देखने को मिल रहे हैं, उस टाइम पे प्रेगनेंसी का टाइम का जो लेबर है वो हम कम कर सकते हैं, अगर हम एक्टिव एसिमोसा यूज़ करें, और अगर सिम्टम्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं। थेरेपेटिकली फालतू में यूज़ नहीं करना है, सिम्टम्स को देख के करना है, टोटलिटी के बेस पे देना है। रोमैटिक डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया क्या होता है? पेनफुल पीरियड्स होते हैं। पेनफुल पीरियड्स के टाइम पे अगर मुझे हाथ और मसल्स में बहुत दर्द हो रहा है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको रोमैटिक डिस्मेनोरिया कहेंगे। नेक और बैक के सिम्टम देखते हैं। रोमैटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, फील स्टिफ, स्टिफ रहता है, लेम, दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड, स्पाइन इज सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन सुइंग, टाइपराइटिंग एंड पियानो प्लेइंग। अब अगर इसमें तुम ये ऑक्यूपेशंस देखो या ये तुम काम देखो, तो पहली बात हम स्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ सिल रहे हैं, दूसरा हम टाइप राइटिंग कर रहे हैं, और पियानो प्ले कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में मैं जो था, मैं आगे आ गया, मेरा गर्दन ऐसे हो गई, तो यानी मेरा जो नेक है उस पर टेंशन बढ़ी, तो टेंशन आ रही है, इस वजह से भी मुझे स्टिफनेस हो रही है, और रूमेटिज्म वो है ही, तो बाकी लोग जो काम इसको करके दिक्कत नहीं होगी, इसको जल्दी दिक्कत होगी। तो ये एक चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब रूमेटिज्म इसका जॉइंट से रिलेटेड उतना नहीं है जितना अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स पे है, यानी अगर ये मसल है, इसकी बेली में मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये रोमैटिज्म जो है ये मस्कुलर रोमैटिज्म की तरफ हमें बता रहा है, और इसका पेन्स जो है वो स्टिचिंग और क्रैम्पिंग रहेगा। अब एक्सट्रीमिटीज़ में आओ तो लिखा है एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता है और उसको तुम बोल दो जाओ जाकर 2 घंटे फुटबॉल खेल लो, फुटबॉल खेलने के बाद वो आएगा, उसको पैर में, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स में बहुत दर्द होगा,
लेकिन वो क्या पता कल तक ठीक हो जाएगा। अगर कोई बंदा है जिसको ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, परेशानी हो गया है, सिंपल सी बात है, मेंटल सिम्टम्स है, तो इसको अपनी छोटी चीज़ भी बड़ी लग रही है और इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे एक्टिव एसिमोसा सोचो, क्योंकि एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस है यहाँ पे, और रोमाटिज्म की भी टेंडेंसी है मस्कुलर वाली, तो ये एक उसी का आगे का पार्ट है। नर्वस सिम्टम्स में सोचें, देखें जाए, पढ़ें तो स्पाज्म, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक, रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, कोरिया, एग्रेवेशन लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे स्पाज्म जो है वो हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक दोनों है। हिस्टेरिकल मतलब साइकाइट्रिक, एपिलेप्टिक मतलब न्यूरोलॉजिकल। एपिलेप्सी क्या है? न्यूरॉन की फायरिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुकी है, जिस वजह से कुछ भी हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लमैटिक कर रहा है, एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दे रहा है, और ये रिफ्लेक्स आया है फ्रॉम यूट्राइन डिजीजेस की वजह से। न्यूरैल्जिया यूट्रस में कोई डिजीज थी उसके बाद से शुरू हुई है, तो वो मान सकते हैं। एंड दिस इज वर्स ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के टाइम पे वर्स है, हमें पता था मेंसेस के ही टाइम पे इसका सबसे होता है, सबसे एग्जॉस्टिंग फेज होता है वो टाइम, तो वो माना गया। और जो कोरिया है, जो इन्वॉल्ट्री मूवमेंट होती है, वो लेफ्ट साइडेड में रहेगा, तो अगर लेफ्ट साइडेड में हमें कोई चीज़ देखने को मिल रही है तो वो हम मान सकते हैं कि हाँ एक्टिया रेसिमोसा है। अब मोडालिटीज़ में हो तो एग्रेवेशन क्या था, मेंसेस में सब कुछ हो रहा था ना, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एग्रेवेटिंग फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। और द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। इसका जितना अच्छा फ्लो होगा उतनी इसकी सफरिंग हाई रहेगी, और ये इसका एक अच्छा खासा सिम्टम है जो हमें रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एग्रेवेशन है, और प्रोफ्यूज जितना जितना भी फ्लो प्रोफ्यूज है उतनी ज़्यादा उसकी सफरिंग बढ़ रही है। अब सिमिलर जो ये कोलोफाइलम और पल्सेटिला से है, यूटेराइन और रोमैटिक अफेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, तो एगैरिकस, लिलियम टिग्रियम और सीपिया, ये उनके रिलेशनशिप और रेमेडीज बन के आती है। थैंक यू।